नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था, हमने जो सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम आपको 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी आगे पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को इस सीरीज के माध्यम से हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारी आज 5वीं वीडियो है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा दिल्ली सल्तनत है उसके 50 से 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारी जो पहली वीडियोस है वो नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। तो दोस्तों, थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं कि 10-10 से 15 मिनट में ही अपने 50-60 प्रश्नों को हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत थी, जब इल्तुतमिश आया उस समय राजधानी क्या थी, हमारा प्रश्न ये है। तो देखिए, उस समय जो राजधानी थी दिल्ली थी। इससे पहले जो राजधानी थी, देखिए मैं आपको बताऊं, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना की जाती है। इस समय जो इसकी राजधानी थी वह लाहौर थी। यदि प्रश्न बने कि दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी क्या थी, तो आप क्या कहेंगे, लाहौर थी। उसके बाद इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी थी लाहौर से हटाकर कहाँ शिफ्ट की, दिल्ली। तो प्रश्न है कि भाई आखिर जब इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी कहाँ थी, तो आप क्या कहेंगे, दिल्ली में। चलिए, इल्तुतमिश के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको और बताना चाहूंगा। जैसे जो इल्तुतमिश है, यह ऐबक, जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये इनका दास था और इनका दामाद था। जो अपनी लड़की थी उसकी शादी भी इल्तुतमिश के साथ में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी। इसके बाद देखिए, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने एक दल का गठन किया था जिसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी। ये 40 सरदारों का एक दल हुआ करता था, यानी कि 40 इसमें आदमी हुआ करते थे। इसकी जो स्थापना की थी ये भी इल्तुतमिश ने ही की थी। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में। चलो, बाकी आगे हम प्रश्न इल्तुतमिश के बारे में और डिस्कस करेंगे, तो वो और गहराई से जानेंगे। अभी हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, यानी कि कौन सा वो राजा था जिसने अपने आप को खलीफा का सेवक कहा है। तो इसका जो सही आंसर है ये बलबन ने कहा है। तो देखिए, प्रश्न कहाँ पूछा गया था, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ या उत्तराखंड में आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप लोग देखिए, इसमें यूपी पीसीएस से प्रश्न उठे हुए हैं, उत्तराखंड पीसीएस से प्रश्न उठे हुए हैं। जो भी प्रश्न आए हुए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, बलबन के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले बलबन ने क्या काम किया, जो तुर्कान ए चहलगामी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। तुर्कान और चहलगामी है उसे बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। बलबन ने एक नीति चलाई थी, यानी कि इसका जो राज करने की जो नीति थी वह लौह एवं रक्त की नीति थी। प्रश्न बनता है कि लौह एवं रक्त की नीति का संबंध है तो किससे है, बलबन से माना जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की, जिले इलाही, तो यह भी बलबन ही था। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। इसके साथ में जो बलबन है, दोस्तों थोड़ा सा ना लिखने में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि मैं क्या है, ऐसे ही बस मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो थोड़ा आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद के देखिए, जो देवीय राजत्व का जो सिद्धांत है यह भी बलबन ने ही दिया था, या इसके शासन का आप आधार कह सकते हैं, देवीय राजत्व का सिद्धांत। तो ये कुछ बातें थी बलबन के बारे में।
देवी राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? बलबन ने दिया। लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी? बलबन की थी। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने धारण की थी। तुर्कान ए चहलगामी को खत्म किसने किया? तो ये भी बलबन ने ही किया था। तो ये कुछ बातें जो आपको बलबन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। जो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, आपको डेट भी याद रखनी है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो ये एक आपका कौन था? मोहम्मद गोरी, और एक था जयचंद। ठीक है, इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था और जयचंद इसमें पराजित हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और जयचंद की हार हुई। देखिए, यहीं पर दो कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर तराइन का पहला और तराइन का द्वितीय युद्ध आपको पता होना चाहिए। देखिए, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, ये हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी 1191 में, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 1191 के बाद 1192 इसमें तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था। ये भी किस किस में हुआ था? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर इनका वध कर दिया गया था। तो दो युद्ध भी आपको याद रखने हैं। और तीसरा युद्ध चंदावर का जो युद्ध है 1194 में, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 10 लाइक तो आप इस वीडियो पर करें ही जरूर। अपने दोस्तों से भी लाइक कराएं और किसी एक ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आप फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए, अभी एक शेयर आप जरूर कीजिए, किसी ग्रुप में कर दीजिए, किसी फ्रेंड को कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अब देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण था ये कैसे होता है? जो कुतुब मीनार की जो सबसे पहले जो नींव रखी जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी जाती है, बख्तियार काकी की स्मृति में। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा, जो हम अभी को बता चुके हैं कि क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा कराया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, तुगलक वंश की यदि स्थापना की बात आती है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो वह गयासुद्दीन तुगलक ही था। दूसरी बात, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। तीसरी बात, तुगलकाबाद एक नगर है, तुगलकाबाद, इसकी जो स्थापना थी यह भी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही की गई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? 56 कोट कहा जाता है। इसी का तुगलकाबाद का नाम अभी क्या है? 56 कोट। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, क्यों? इसका आंसर देखिए क्या है? वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। वो ये उसके मन में क्या था कि भाई कहीं उत्तर पश्चिम सीमा से आक्रमण ना हो जाए। तो इसीलिए उसने क्या किया? जो टोटल सत्ता थी अपने हाथों में केंद्रित कर ली। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मलिक जानी। प्रश्न यदि ये बने कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे बनाया था, तो आप क्या कहेंगे? मलिक जानी को। दिल्ली का वह कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो देखिए, चंगेज खान का जो समकालीन था वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों एक दो बातें और है, मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा। जो देखिए, इसके समय में दो सिक्के चलाए गए थे, टंका और जीतल। चांदी का जो सिक्का होता था, दो थे, एक था चांदी का सिक्का और एक था तांबे का सिक्का। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका चांदी का सिक्का होता है इसको कहा जाता है टंका, और जो तांबे का सिक्का था इसको कहा जाता है जीतल। ये भी प्रश्न
पूछा जाता है कि तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है, जीतल, और जो चांदी का सिक्का है उसे क्या कहा जाता है, टंका। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सिक्के किसके समय में जारी किए गए थे, जो इल्तुतमिश था इसके समय में जारी किए गए। नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो जो गुलाम वंश है इसका जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो जिसने 1206 में इसकी स्थापना की थी, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो ये थी मुइजुद्दीन गोरी, ठीक है, इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट है, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो रजिया सुल्तान है यह मध्यकाल की प्रथम महिला शासिका मानी जाती है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल था 1236 से लेकर और 40 तक इसका कार्यकाल माना जाता है, फिर इसकी हत्या कैथल में कर दी जाती है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, यानी कि किसकी वजह से इसे पद से हटा दिया गया और इसका वध कर दिया गया, हत्या कर दी गई। तो किसकी, जो तुर्क सरदार थे उन्होंने षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या करा दी गई। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। गयासुद्दीन बलबन, यानी कि जो बलबन है इसको हम बलबन बोलते हैं, रक्त एवं लोहे की नीति जिसने चलाई थी उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, आप इसे क्या कहेंगे, रक्त एवं लौह की नीति। मैं आपको बता चुका हूँ, रक्त एवं लौह की नीति ये बलबन ने चलाई थी। देखिए बलबन के बारे में दो यहाँ पर इसने क्या बोल सकते हैं आप, समिति कह सकते हैं या संगठन कह सकते हैं, इसने बनाई थी, दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद, बलबन के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, दीवाने अर्ज ये एक गुप्तचर विभाग था। प्रश्न बनता है कि दीवाने अर्ज क्या था, तो आप क्या कहेंगे, यह एक गुप्तचर विभाग था। अब ओ सॉरी सॉरी गलती होगी, मिस्टेक होगी, देखिए यहाँ पर ये उल्टा हो गया, दीवाने जो अर्ज है यह एक सैन्य विभाग है, ये क्या है, एक सैन्य विभाग है। इसके बाद में जो दीवान ए बरीद है, ये सेकंड वाला जो आपको बताने वाला हूं, दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद ये आपका गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग है। तो याद रखना, दीवान अर्ज सैन्य विभाग है और दीवान ए बरीद आपका गुप्तचर विभाग है। दोस्तों पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाइक जरूर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए बार बार आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है, इसे हातिम ताई कहा जाता है। तो ये बात भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि लाख बख्श इसे कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो जो एक चौगोन नाम का एक खेल होता है, ठीक है, इसके दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, जब वो चौगान खेल रहा था घोड़े पर बैठकर, उस समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था वह था इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो जब चंगेज खां के समय इल्तुतमिश था तो इल्तुतमिश के काल में ही चंगेज खान ने आक्रमण किया था। दोस्तों थोड़ा सा ना मैं तेज चलूंगा क्योंकि हमें प्रश्न ज्यादा करने हैं, ऐसे चलेंगे तो हमें ज्यादा समय हो जाएगा। अभी हमारा नया चैनल है तो ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट और अच्छा कंटेंट दिया जाए। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। मैंने आपको बताया जिले इलाही की जो उपाधि थी वो बलबन ने धारण की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था। जो चंगेज खान था, देखिए चंगेज खान का यदि नाम आता है तो नहीं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इल्तुतमिश के काल में चले जाएंगे, क्योंकि चंगेज खान का जो आक्रमण हुआ था वह इल्तुतमिश के काल में ही हुआ था। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया। एक नौरोज त्योहार था जिसे बलबन ने शुरू करवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप लोग सभी को देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए प्रश्न है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इन्हें अंत तक वीडियो को जरूर जरूर बिल्कुल देखें।
मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी, लाहौर थी। इल्तुतमिश आया, राजधानी कहाँ लेकर गए, दिल्ली। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का क्या कारण था, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। देखिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बात बताऊं अभी कि हमारा जो भारत है, भारत के अंदर कहीं ना कहीं एकता को देखने की कमी मिलती है। हालांकि अब तो बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है। उस समय की जब यदि मैं बात बताऊं तो जितने भी राज्य रजवाड़े हुआ करते थे उन सब में आपस में ही बैर था, वो एक दूसरे का राज्य हड़पना चाहते थे। तो इस चीज का फायदा जो विदेशी आक्रमणकारी आए उन्होंने उठाया, दोनों को आपस में लड़वाया, और जो भी थोड़े से कमजोर से हुए उस राज्य को अपने में मिला लिया। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ बहुत पुराने समय से। अब आप देखिए दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत हो चाहे फिर आधुनिक भारत की हम बात करें जिसमें अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इस चीज का ही फायदा उठाया है। जो भी राज्य कमजोर होता था वहां पर अपने सैनिक भेज देते थे और उस पर अपना अधिकार कर लेते थे। अब चाहे वो अधिकार क्या, अब देखो जैसे एक हड़प नीति चलाई थी डलहौजी के द्वारा, तो डलहौजी ने भी क्या किया था, राज्य को हड़पना शुरू कर दिया था। अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया था, तो उत्तराधिकार के नियम के आधार पर झांसी को हड़प लिया गया था। तो ये सब क्या थे, ये केवल हमें नीचा दिखाकर या फिर हमें इस बात का एहसास दिलाकर कि हम शासन संचालन नहीं कर सकते हैं, ये लोग हमारे ऊपर अधिकार करना शुरू इन्होंने कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो जो अरब थे, अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो जो अल्पतगीन था, अल्पतगीन गजनी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। एक सेकंड दोस्तों, शाहनामा का लेखक कौन था, तो जो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। ठीक है, पूछा जाता है कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। कौन एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, तो जो अलबरूनी है यह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, सबको पता है, आप लोग भी जानते होंगे, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो जो अलबरूनी था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में आया था। अलबरूनी भारत में कब आया था, तो जब 11वीं शताब्दी थी, 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो जो मोहम्मद गोरी था। अब देखिए चूंकि मोहम्मद गोरी एक मुस्लिम था लेकिन उसके जो सिक्कों पर थी वह देवी की आकृति बनी हुई थी। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता, तो ये किसने जीता था, मोहम्मद गोरी ने। अभी हमने क्या बताया, 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को इसने परास्त कर उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। यदि बात आए कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी तो आप क्या कहेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो ये था अलबरूनी। ठीक है दोस्तों, इसने पुराणों का अध्ययन किया था। दोस्तों मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, जो हमारे प्रश्न केवल मैं उन्हें भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो ये थे महमूद गजनवी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक, मक्का कहाँ है, मक्का आपका सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो यह किया था अरबों ने। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, तो ये 711 में हुआ था। पहला मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहे हैं तो ये 711 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 712 आप मत लगा देना यहाँ पर, क्योंकि 712 अधिकतर डेट लिखी जाती है, लेकिन उसने यदि ऑप्शन में 711 है तो आप 711 ही लगाएंगे। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको सर्वप्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए इसे आप अख्ता कह सकते हैं और अब इसे आप इख्ता भी कह सकते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की गई थी। मोहम्मद बिन कासिम था, ये कहां से आया था, मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की, तो ये 712 में विजय प्राप्त की थी। देखिए मैंने आपको क्या कहा, यदि पहला युद्ध पूछेगा तो आपको 711 लगाना है। यदि वो पूछेगा कि सिंध पर विजय कब प्राप्त की, तब आप 712 ईस्वी लगाएंगे। कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो यह था विद्याधर। यह महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो ये उत्बी था। दोस्तों ये आपको याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह उत्बी था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो ये था बख्तियार खिलजी।
मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जो गुजरात के भीमदित्य थे, भीमदित्य ने ही सबसे पहले मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था? देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। और इसके बाद इस कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। तो ये भी गुलाम, ठीक, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने जिसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह भी गुलाम, तो इसलिए से गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? तो ये क्या है? एक मस्जिद है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वह तेमुचीन था। तो दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और अपने किसी एक दोस्त के पास या एक ग्रुप में आप जरूर शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके आप हमें बताएं कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी। अंतिम प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो नियमित सिक्के जारी करने वाला था इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर खत्म करते हैं। हम कल फिर वीडियो अपनी अपलोड करेंगे, तो दोस्तों लगातार आप हमारे साथ बने रहे। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों, बस आखिर में इतना ही कहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा इतना सपोर्ट करने के लिए।